हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास स्मार्ट एजुकेशन हब। यूटेट सेकंड का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो हिंदी का पेपर होता है। तो हम भाषा प्रथम जो हिंदी हमारे पास था हम उसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को सबसे पहले हम लोग इसे पढ़ लेंगे और उसके बाद इसकी जो क्वेश्चन के आंसर हैं उसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं किस तरह का गद्यांश आता है। वेदों के एकेश्वरवाद, उपनिषदों के ब्रह्मवाद तथा पुराणों के अवतारवाद और बहुदेववाद की प्रतिष्ठा जन समाज में हुई है और तदनुसार हमारा धार्मिक दृष्टिकोण भी अधिकाधिक विस्तृत और व्यापक हो गया है। हमारे साहित्य पर धर्म की इस अतिशयता का प्रभाव दो प्रधान रूपों में पड़ा। आध्यात्मिकता की अधिकता होने के कारण हमारे साहित्य में जीवन संबंधी गहन विचारों का विस्तार अधिक नहीं हुआ। प्राचीन वैदिक साहित्य से लेकर हिंदी के वैष्णव साहित्य तक हम यही बात पाते हैं। सामदेव की मनोहारिणी ऋचाओं से लेकर सूर तथा मीरा की सरस रचनाओं तक सर्वत्र परोक्ष भावों की अधिकता तथा लौकिक विचारों की न्यूनता दिखाई देती है। इस मनोवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि साहित्य में उच्च भावनाएं तो प्रचुरता से भरी गई, किंतु ऐहिक जीवन का चित्र उपस्थित करने में वह कुछ कुंठित सी हो गई है। अवतारवाद की अवतारणा कहाँ से हुई? तो हमने ऊपर पढ़ा ही है, तो उसमें से हमें ध्यान देना है कि आंसर सही कौन सा होगा। तो अवतारवाद की अवतारणा कहाँ से हुई? पौराणिक साहित्य से हुई। ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर आते हैं, हमारे धार्मिक दृष्टिकोण के व्यापक होने का मूल कारण क्या है? इसकी उद्भावना वेदों में होने के कारण, इसलिए कि यह मूलतः जनमानस में प्रतिष्ठित हुआ, इसमें उदारवादी चिंतन समाहित है, या इसमें आध्यात्मिकता और ऐहिक तत्वों का समावेश है। तो इसका राइट आंसर ये है बी ऑप्शन, इसलिए कि यह मूलतः जनमानस में प्रतिष्ठित हुआ। नेक्स्ट है, हमारे साहित्य में लौकिक विचारों की कमी का क्या कारण है? आध्यात्मिक पक्ष की प्रबलता, लौकिक पक्ष से अनभिज्ञता, पलायनवादी दृष्टिकोण, बहुमुखी दृष्टिकोण का अभाव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन ए। फिर आए, प्राचीन साहित्य में आध्यात्मिक पक्ष की प्रबलता का परिणाम क्या हुआ? समग्र रूप से हमारा चारित्रिक विकास हुआ, समाज अकर्मण्य हो गया, लौकिक जीवन के चित्रण के अभाव में साहित्य एकांकी हो गया, या साहित्य विकास अवरुद्ध हो गया। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, लौकिक जीवन के चित्रण के अभाव में साहित्य एकांगी हो गया। 35 पे आते हैं, अभिव्यक्ति की दक्षता विकसित करने का उपयुक्त उपागम है वाद विवाद प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग, परस्पर संवाद, स्वाध्याय की प्रवृत्ति, या सार्वजनिक कार्यक्रमों में सहभाग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन। भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य कौशलात्मक उद्देश्य की श्रेणी में आता है? छात्रों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता से परिचित कराना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का बोध कराना, राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान का भाव जगाना, छात्रों को देश के विभिन्न भागों के लोगों से संपर्क करने योग्य बनाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छात्रों को देश के विभिन्न भागों के लोगों से संपर्क करने योग्य बनाना। 37 है, नाटक अभिनय से मुख्य लाभ क्या होता है? अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है कि जो क्वेश्चन हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा था इसमें सिर्फ 31 से लेके 34 तक ही जो क्वेश्चन है वो इससे आएंगे, इस पैराग्राफ से आएंगे। बाकी के 35 से जो है वो स्टार्ट हो जा रहे हैं अलग से क्वेश्चंस हिंदी के। 37 में आते हैं, नाटक अभिनय से मुख्य लाभ क्या होता है? उच्चारण शुद्ध होता है, भाषा ज्ञान बढ़ता है, पढ़ने लिखने की दक्षता बढ़ती है, डी समयानुकूल बोलने की कला विकसित होती है। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे आंसर डी, ये हमारा सही आंसर है। फिर आते हैं, व्याकरण शिक्षण में अंतर्योग प्रणाली सर्वोत्तम है क्योंकि इस प्रणाली से व्याकरण के नियमों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, भाषा के शुद्ध लिखने पढ़ने की दक्षता का विकास होता है, व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होने पाता,
या डी छात्रों का भाषा बोध बढ़ता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा बी वाला आंसर करेक्ट है। 39 है, निम्नांकित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नांकित में कौन सा कथन असत्य है? भाषा और उसके साहित्य में अंतर होता है। मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा और उसके साहित्य में चोले दामन का साथ होता है। शिक्षण सिद्धांत व शिक्षण सूत्रों में कोई अंतर नहीं होता। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा डी वाला ऑप्शन है राइट आंसर। शिक्षण सिद्धांत व शिक्षण सूत्रों में कोई अंतर नहीं होता, ये असत्य कथन है, तो इसे हम टिक करेंगे। कहानी का प्राण तत्व क्या है? कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन या संवेदनशीलता। तो कहानी का प्राण तत्व क्या होता है? तो इसका प्राण तत्व होता है संवेदनशीलता। कहानी कितनी संवेदनशील है। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को विकसित करने का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद हमारे 343 में, 345 में, 348 या 351 में। तो ये 351 में है, ये है राइट आंसर। 42, निम्नांकित में कौन सा युग्म सही है, कौन सा पेयर सही है? मुंशी सदासुखलाल की प्रेम सागर, इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, लल्लू जी लाल सुख सागर, सदल मिश्र प्रेम चिंगारी। तो जो राइटर हैं उसके सामने उनकी बुक का नाम लिखा है, तो यहाँ पे सही वाला जो है वो बी ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी राइट आंसर है। निम्नांकित में महाप्राण व्यंजन युग्म कौन सा है? च त, ट से ठ, ख से घ या प फ। सॉरी, ये वर्ड के पेयर पूछे हैं, तो ये सॉरी। निम्नांकित में महाप्राण व्यंजन युग्म कौन सा है? च त, ट ठ, ख घ या प फ। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन। वाचस्पति शब्द में कौन सा समास है? उपपद तत्पुरुष, नज तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष या प्रादि तत्पुरुष। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा सी वाला ऑप्शन है, अलुक तत्पुरुष। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो रस पढ़ रखे होंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको। निर्वेद जो है वो करुण का है, शांत का है, वीर का है या अद्भुत का। तो ये शांत का ही रस है। फिर है दृक ऊर्जत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर्चित प्रीति। इस पद में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है, विशेषोक्ति है, विभावना है, असंगति है या विरोधाभास है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा असंगति। निम्नांकित में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है? वह दिन भर सोता रहा, लता से पत्र पढ़ा ही नहीं गया, दिनेश ने अच्छा खेल खेला, या डी मुझसे बोला ही नहीं गया। तो इसमें कर्मवाच्य जो है वो है आंसर डी, ये राइट आंसर है। छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल का सही अर्थ है गंजे के सिर में सुगंधित तेल लगाना, दान के लिए अयोग्य पात्र, अनपढ़ व्यक्ति के हाथ धन लगना या अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा हमारा होगा ऑप्शन डी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। कुविंद का समानार्थी शब्द बताइए। माली, दर्जी, जुलाहा या कुम्हार। तो कुविंद किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है सी, जुलाहा। झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार का नाम बताना है। तो राम प्रसाद मिसमिल हैं, श्यामलाल पार्षद हैं, गोपाल दास नीरज हैं या श्याम नारायण पांडे हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन है, श्यामलाल पार्षद। विद्यापति की पदावली किस भाषा में है? भोजपुरी में, मैथिली में, अवधी या ब्रज में। तो इसका राइट आंसर है मैथिली। इसका राइट आंसर मैथिली है। प्रेम शक्ति से चिर निरस्त्र हो जाएगी पाशवता। उक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? यहाँ पे दोष पूछा है, वचन दोष है, कारक दोष है, संधि दोष है या प्रत्यय दोष है। तो यहाँ पर आंसर डी करेक्ट आंसर है।
काव्य में अलंकार संप्रदाय का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य विश्वनाथ को, भामह को, भरत मुनि को या आनंदवर्धन को? तो यहाँ पे राइट आंसर है भामह। अतीत के चलचित्र के रचनाकार का नाम है धर्मवीर भारती, महादेव वर्मा, मन्नू भंडारी या उपेंद्र नाथ अश्क? तो यहाँ पे राइट आंसर है महादेवी वर्मा। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उक्त पंक्ति किस काव्य से उद्धृत की गई है? यशोधरा से, रश्मिरथी से, जयद्रथ वध से या भारत भारती से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, जयद्रथ वध। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? निराला, प्रसाद, अज्ञेय, रांगेय, राघव? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है अज्ञेय। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों यानी 57 से 60 तक के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, प्रथम कंप से मतवाली, हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल रेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप, ओ जय माया की चल रेखा। तो इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है 57। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार पूछा है, तो यहाँ पे उपमा है, रूपक है, निर्देशना है या व्यतिरेक है? तो आंसर बी करेक्ट है, रूपक अलंकार है। जल माया की चल रेखा किसे कहा गया है? तो विश्व वन की व्याली को, अभाव की चपल बालिका को, चिंता की पहली रेखा को या ललाट की खल रेखा को? तो यहाँ पर भी राइट आंसर है सी, चिंता की पहली रेखा को जल माया की चल रेखा कहा गया है। जल माया का क्या आशय है? जल का महत्व, मायात्मक संसार, जल तरंगों की चंचलता या जल क्रीड़ा? तो यहाँ पर जल माया जो है वो मायात्मक संसार को कहा गया है। उपयुक्त पद में किस रस की प्रबलता है? जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें कौन सा रस ज़्यादातर यूज हुआ है? तो करुण, रौद्र, भयानक या शांत? तो यहाँ पर शांत रस का ज़्यादा यूज हुआ है। ये था हिंदी वाला पोर्शन। तो आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन हो तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।